वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान के अफगानिस्तान में टीटीपी के 7 मुबैना मराकज़ को निशाना बनाने के बाद इस वक्त दोनों ममालिक के दरमियान पहले से मौजूद कशीदगी में मज़ीद इजाफा हो चुका है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि इन इंटेलिजेंस बेस्ड हमलों में 80 से ज़्यादा दहशतगर्द हलाक हुए, जिनके खिलाफ ठोस शवाहिद मौजूद थे और ये मुल्क भर में मुख्तलिफ दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलविस थे। लेकिन अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत इसके बरक्स बात कर रही है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात जो एक तरह से पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक पहुँच चुके हैं, इसको नॉर्मल करने के लिए दोनों के पास क्या ऑप्शंस हैं? क्योंकि पाकिस्तान के लिए टीटीपी की कार्रवाइयाँ जितनी कंसर्निंग है, अफ़गान तालिबान के लिए नहीं है, जिसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। एक बात यह भी की जाती है कि टीटीपी तालिबान हुकूमत के कंट्रोल में भी नहीं है। फिर इसी मामले पर दोनों ममालिक के दरमियान कई सिफारती कोशिशें भी हो चुकी हैं, जिनमें सऊदी अरब, तुर्किया और कतर भी इन्वॉल्व रहे, जिनका बाज़ाहिर कोई नतीजा नहीं निकल सका। इसी तरह बॉर्डर मैनेजमेंट से भी जो तवक्को की जा रही थी कि शायद अब हालात बेहतर हो जाएं, तो क्या अब वाहिद हल यही है कि पाकिस्तान बॉर्डर पर टीटीपी के ठिकानों की इसी तरह हिटिंग करता रहे? लेकिन इससे अहम बात यह है कि क्या इन इक़दामात से हम तालिबान हुकूमत और टीटीपी को कंट्रोल करने में कामयाब होंगे? इसी पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। कॉमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब मौजूद हैं, दिफाई तजिया निगार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खालिद साहब, ये जो अफ़गानिस्तान की सिचुएशन है, अब पाकिस्तान का ये क्लेम है कि ये जो हॉस्टाइल एलिमेंट्स टीटीपी के मुल्क भर में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट करते हैं, उनको हमने निशाना बनाया है। लेकिन जो रिएक्शन है उसमें अगर अब देखें तो वजारत ख़ारजा के तर्जुमान जो हैं हिंदुस्तान के, वो भी इसको कंडेम कर रहे हैं। अफ़गान तालिबान ये मानने को तैयार नहीं है कि टीटीपी एक वायलेंट एंटिटी के तौर पे पाकिस्तान को डैमेज कर रही है। इस सूरत हाल में ये जो प्रोपेगेंडा है, इससे किस तरह से क्लैरिटी लें? क्योंकि वहाँ से ये बयान दिए जाते हैं कि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट हो गया, जिसका कोई सबूत मौजूद नहीं है। हाउ टू काउंटर एंड नेविगेट थ्रू दिस? बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल साहब, आपने इन्वाइट किया। तो एक काउंटर क्वेश्चन एक और भी बनता है, वो ये बनता है कि जो इमाम बार का इस्लामाबाद में हमला हुआ था, वो क्या कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशन थी या वो नमाजी थे जो इबादत के लिए वहां गए थे? पहला सवाल। जो वहां पे हमारे जो स्कूलों, मदरसों, बाजारों में जो धमाके होते हैं, आया वो वॉर फाइटिंग मशीनरी होती है और वो कॉम्बेटेंट्स होते हैं, हमारी जंग में शामिल होते हैं किसी तरह, वो मासूम नहीं होते। तो पहली बात तो ये है कि यहाँ पे तो जो मासूम मारे जाएं वो तो कोई विक्टिम नहीं है, उनको नहीं, वो बियॉन्ड थ्रेशोल्ड गिना जाता है। जब वहां पे किसी ऐसी जगह पे किया जाए तो प्रोपेगेंडा शामिल किया जाता है। और ये मैं तो आपको कंफर्म कर सकता हूँ थ्रू वेरी रिलायबल सोर्सेज को, ये विमेन और बच्चों को ज़ाहिर है एज ए ह्यूमन शील्ड इस्तेमाल करते हैं। और बाद में ज़ाहिर है इसीलिए आपने देखा है कि वो एक्सेस नहीं दे रहे उस एरियाज में इंटरनेशनल मीडिया को, और अगर कोई देते भी हैं तो वो लिमिटेड, कैंड और प्रोग्राम्ड किस्म का एक एक्सेस दिया जाता है, जिसके अंदर वो खुद डॉक्यूमेंट बना के ऐसे क्लिप्स चलाते हैं जिसके अंदर ये शो किया जाता है कि शायद औरतें और बच्चे मारे गए। और इनकी तो स्ट्रैटेजी यही है। तो ये अगर एथिक्स और मोरालिटी उधर अप्लाई होती है तो फिर इधर भी होनी चाहिए, और अगर इधर अप्लाई हो जाए तो फिर धमाके ना हो। तो ये मेरा ख्याल है इसको काउंटर करने का सिंपल तरीका क्या है कि हम अपने फैक्ट्स बताते हैं। मैंने कल कंफर्म किया है कि हमारी जो प्रिसीजन स्ट्राइक्स थी, इंतहाई प्रिसीजन थी, वेल कैलकुलेटेड थी, बहुत फोकस थी और वेल मेजर्ड भी थी बाय द वे, और रीवेरिफाइड था। ये मैं आपको कंफर्म कर सकता हूं कि ये कोई विम्स पे नहीं मारा जाता कि हमें कोई खबर मिले, कोई टेलीफोन कर दे कि वहां ये छुपा हुआ है कोई लीडर या इनके टेररिस्ट, तो बस स्ट्राइक भेज देते हैं। बहुत दिनों तक उसको सर्वेल किया जाता है, उसको वेरीफाई किया जाता है, डाटा कोरिलेट किया जाता है मुख्तलिफ एजेंसियों से, जो इंटेलिजेंस एजेंसियां होती हैं, प्लस मुख्तलिफ मेथड्स जो इंटेलिजेंस वेरिफिकेशन के होते हैं, उनसे वेरीफाई करने के बाद टारगेटिंग स्ट्रैटेजी बनाई जाती है। और ये भी मैं आपको कंफर्म कर दूं कि बहुत सारे टारगेट जो पुट अक्रॉस होते हैं या डिस्कशन या डेलिब्रेट होते हैं, मैं पिछली दफा भी अक्टूबर में भी कहा था कि तकरीबन 100 टारगेट में से शायद 5 या 7 टारगेट्स को टारगेट किया गया था। तो हम तो इतने वेल मेजर्ड कर रहे हैं और इतने रिस्पॉन्सिबली यानी कर रहे हैं, क्योंकि इतना प्रोहिबिटिव कॉस्ट की पनिशमेंट देना तो एक ऑब्लिगेशन हो जाता है जब एक रोजाना की बुनियाद पर आप यहाँ पे शहीदों के जनाजे उठाएं। तो आई थिंक इट्स पार्ट ऑफ द प्रोपेगेंडा, और हमें कैंपेन कंटिन्यू करनी चाहिए जैसे आप कर रहे हैं, इस तरह और हम सबको करनी चाहिए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि इसको हम फिर न्यू नॉर्मल समझ लें? उसकी वजह यह है कि पिछले 2 सालों का अगर हम डेथ टॉल देखें पाकिस्तान में, तो पिछले 10 सालों में परसेंटेज वाइज सबसे ज़्यादा है, 4000 प्लस कैजुअल्टी हमने फेस की है। तो डू यू सी दिस कंटिन्यूइंग इन फ्यूचर एज वेल? क्योंकि जिस तरह से अफ़गान तालिबान की एक आउटराइट डिनायल है टीटीपी को लेकर, और जो उन्होंने एग्री किया था दोहा अग्रीमेंट में, उसकी भी वायलेशन करते हैं, तो हमारे पास आपको लगता है इसके अलावा ऑप्शन नहीं है एंड वी विल कैरी दिस आउट इन फ्यूचर एज वेल? देखिए मुजम्मिल साहब, आप बातचीत तो उन मुल्कों से करते हैं जो एज ए स्टेट रिस्पॉन्सिबली एक्ट कर रहे हों।
एक स्टेट जब भी करती है वो कुछ मानती है आपकी, कुछ आपसे बनवा लेती है, कुछ कॉमन ग्राउंड्स निकल जाते हैं, इंटरनेशनल रूल्स और बायलॉज की रिस्पेक्ट की जाती है, बायलैटरल कोई अगर एग्रीमेंट हो जाए तो उसकी रिस्पेक्ट करती है। अभी आपने कहा कि वो जो दोहा एग्रीमेंट हुआ था उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते। और अफगानिस्तान की जो तालिबान इस वक्त हुकूमत में है वो एज अ स्टेट थोड़ी बिहेव कर रहे हैं, वो किसी लॉ को नहीं मान रहे हैं, वो किसी ट्रीटी में एंटर नहीं होंगे, कोई बायलैटरल कवानीन की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। उनका तो सर्वाइवल ही एक इंस्टेबिलिटी में है। मैं अक्सर कहता हूं कि उनकी तो स्टेबिलिटी ही उनकी इंस्टेबिलिटी में है। और जब इंस्टेबिलिटी और आपका फोर्स स्ट्रक्चर ऐसा हो जिसके अंदर आपने सिर्फ टेरर के जरिए अपने सर्वाइवल इंश्योर करना हो, तो उनके पास तो ऑप्शन ही कोई नहीं है। वो समझते हैं कि हमारे पास तो यही तरीका हमें आता है, और हमने आज का नहीं है, 200 साल, 225 साल ब्रिटिश कानून जब उनकी हुकूमत थी उस वक्त से कई लोग उठा के देख ले हिस्ट्री, उस वक्त से भी इन्होंने जत्थे के तौर पे एक्ट करते थे, ब्लैकमेल करते थे, हॉस्टेजेस बनाते थे, लूट मार करते थे, और ये इनका सर्वाइवल की टेक्निक थी। तो ये आई थिंक उनको मेथड ही यही आता है, इसलिए उनको जुबान भी यही समझ आएगी। अगर वो जुबान समझे, इंटरनेशनल कानून की को पासदारी करे, कोई गवाह जैसे कतर ने और तुर्की ने पहले नेगोशिएशन कोशिश की थी, अगर किसी को बिठा के किसी की बात माने, तो आई एम श्योर पाकिस्तान भी नहीं चाहेगा कि एक और फ्रंट खोलना वेस्टर्न साइड पर। और खालिद लेकिन साहब हालत मजबूरी खालिद साहब ये इंटरनल थ्रेट तालिबान एक्नॉलेज करते हैं, क्योंकि अगर हम कह भी लें कि एक एथनिक कोहेजन है वहाँ पर, लेकिन उसके बावजूद दे आर लेसर देन 50% जो कि उनकी तालिबान की पश्तून लीडरशिप है। इसके अलावा दाइश खुरासान का ये जो हमला रिसेंटली जिसका आपने जिक्र किया, ISPP बना ली उन्होंने पाकिस्तान के लिए, तो ये दोनों तो कन्फ्रंटिंग फैक्शंस हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ हैं। तो आपको लगता है कि अफ़गान गवर्नमेंट की सस्टेनेबिलिटी पर भी एक सवाल है लॉन्गर रन में, क्योंकि अगर उनके हॉस्टाइल ग्रुप्स इतने एम्पावर होते जा रहे हैं, सो हाउ कैन वी से कि फ्यूचर में ये बड़ी स्टेबल गवर्नमेंट रहेगी इनकी? ये आपका बहुत अच्छा पॉइंट और ऑब्जर्वेशन है। वो इसलिए मैं कहूंगा कि बुनियादी तौर पर तो एक सर्वाइवल मोड में है सबके सब वहां पे। कोई अब तो यूनाइटेड नेशंस और बहुत सारे इंटरनेशनल रिसर्चर्स मानते हैं तकरीबन 21 के करीब वहां पे फैक्शंस हैं, ऑल्दो प्रोमिनेंटली 2 ही हैं, ये जो वली वाला और जो TT अफगानिस्तान वाली और TTP है जो। तो बुनियादी तौर पर आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ पावर के जोर पर आए हुए हैं। और अगर आपने जो रेशो की बात की है वो तो कोई ऑलमोस्ट 15 मिलियन अफगानिस्तान में अगर पश्तून है, तो कोई 35 मिलियन के करीब पाकिस्तान में रहते हैं। तो अगर मेजोरिटी देखा जाए तो फिर हम भी क्लेम उधर कर सकते हैं। अगर वो किसी बॉर्डर को नहीं मानते तो उस पर डिवाइड कर लें, आज पोलिंग करवा लें, अगर रेफरेंडम हाइपोथेटिकली इस पूरे खित्ते में करवा लें, तो जाहिर है वो 15 मिलियन भी पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहेंगे। तो इसका तो मतलब यह है कि उन्होंने सिर्फ गन कल्चर के थ्रू और फोर्स के जरिए उनको हॉस्टेज काइंड ऑफ बनाया हुआ है, या ऑब्वियसली ऑब्लिगेशन किया हुआ है उनके लिए कि वो वहां रहेंगे। तो ये इंटरनल डायनामिक्स इतनी है, डेफिनेटली है, और वक्त शायद आएगा कि उनकी इतनी इंस्टेबिलिटी शायद खुद ही हो जाए कि वो ओवर पावर कर लें एक दूसरे ग्रुप। एंड लास्ट क्वेश्चन, जो टर्की या कतर या सऊदी अरेबिया का एवेन्यू हमने इससे पहले डिप्लोमेसी के लिए यूज़ किया था, ऑब्वियसली इनफेक्चुअल रहा बिकॉज ऑफ देयर रिलक्टेंस, तालिबान की बात कर रहा हूँ। आगे चल के आपको लगता है कि जियो पॉलिटिक्स में कोई फॉरेन प्लेयर ऐसा है जो उनको कन्विंस कर ले कि अपना हाउस इन ऑर्डर करें, अदरवाइज सबर्ब्स में जितने ममालिक हैं वो आपके खिलाफ ही रहेंगे? देखिए मुजम्मिल साहब, आप सिंपल ऑब्जर्वेशन कर लें कि अफगानिस्तान के और भी बहुत सारे नॉर्दर्न साइड पे बॉर्डर मुल्क हैं, किस पर दहशतगर्दी हो रही है? किसी पर नहीं हो रही है, क्योंकि उधर हिंदुस्तान उनका दुश्मन नहीं है। इधर इंडियन एक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इजराइल फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, और लॉन्ग टर्म में जो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि हमें डालना चाहिए। चाइना का बहुत बड़ा स्टेक है। चाइना ने तो इवन यहां तक इनको ऑफर किया था कि हम आपको हाई स्पीड ट्रेन और ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम दे देते हैं, नॉर्थ की तरफ लिंक कर देते हैं। नॉर्थ की तरफ इनको अगर इंसेंटिव वो दिया जाए, चाइना के पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जो मैं समझता हूं, वो ये है कि वो इकोनॉमिकली भी इनको एक कंपनसेशन कर सकते हैं जिस तरह इंडिया कर रहा है इनके सर्वाइवल के लिए, और एक इकोनॉमिक ट्रेड या रूट भी खोल सकता है जिससे इनकी अपने हालात में और अपने लोगों की जो लिविंग है वो बेहतर होगी। तो आई थिंक चाइना एक पॉजिटिव कैरेट एंड स्टिक, बोथ हम स्टिक दिखा दी हमने, अब कैरेट अगर चाइना दिखाता है तो आई थिंक वे फॉरवर्ड ही बनता है। बिल्कुल, चाइना एक पोटेंशियल प्लेयर ऐसा हो सकता है जो कि उनको परसुएट कर सके। बहुत शुक्रिया खालिद चिश्ती साहब। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।